ठीक है। जेई एंड नीट किस ऑर्डर में हमें पढ़ना चाहिए जेई नीट के लिए फिजिक्स में, क्योंकि सबसे पहले तो वो ऑर्डर ही गलत है 11th और 12th वाला, उससे जेई नीट की तैयारी होगी ही नहीं। ठीक है, तो देखते हैं। पहले हमने तो बेसिक मैथ्स को अलग हटा दें, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ग्राफ पढ़े हैं तो वो तो अलग ही कर दे, है ना, बेसिक मैथ्स को हटा दें। तो पहला टॉपिक हमने मोशन पढ़ा है ना, मोशन हम पढ़ चुके हैं, है ना। मोशन में कई तरह के मोशन पढ़ चुके हैं, 1 डायमेंशन मोशन, 2 डायमेंशन मोशन, तो सर्कुलर मोशन ये है। तो फर्स्ट टॉपिक हम लोग मोशन पढ़ चुके हैं। ठीक है, फर्स्ट टॉपिक। सेकेंड टॉपिक हम लोग लॉज ऑफ मोशन पढ़ चुके हैं। लॉज ऑफ मोशन में फ्रिक्शन भी आ चुका है, तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं LOM। लॉज ऑफ मोशन हम लोग पढ़ चुके हैं अभी तक, और इसका हर एक टॉपिक में यूज होगा। ठीक है, मोशन, लॉज ऑफ मोशन। एंड थर्ड अभी तक हम पढ़ चुके हैं, अच्छा, मोशन में सर्कुलर मोशन भी आ गया तो उसको अलग से नहीं लिख रहा हूं। और थर्ड टॉपिक हमने मेजरली पढ़ा है एनर्जी कंसेप्ट। एनर्जी कंसेप्ट, यू कैन से वर्क एंड एनर्जी कंसेप्ट और एनर्जी कंसेप्ट, तो मैं इसको शॉर्टकट नाम देता हूं वर्क एंड एनर्जी। इसमें एक छोटा सा टॉपिक है पावर, उसके अलग से क्वेश्चन आते हैं, वो कभी साइड में कर लेंगे हम लोग। तो वर्क एंड एनर्जी का कंसेप्ट, वर्क एंड एनर्जी, WE, वर्क एंड एनर्जी का जो कंसेप्ट है। ठीक है, ये वर्क एंड एनर्जी शॉर्टकट नाम दिया। तो ये 3 टॉपिक हो चुके हैं, मोशन, लॉज ऑफ मोशन और वर्क एंड एनर्जी। ठीक है, ये मेजर टॉपिक थे और इनके कंसेप्ट फिर हर जगह लगे हैं। ठीक है, उसके बाद हमने चौथा टॉपिक पढ़ा है ना, ग्रेविटेशन। ठीक है, ग्रेविटेशन में कौन कौन से कंसेप्ट लगे हैं, ग्रेविटेशन पढ़ने के लिए क्या कंसेप्ट लगे हैं, ये मैं सिखा देता हूं। यानी इसको ग्रेविटेशन बिना इन कंसेप्ट के समझ में नहीं आ सकता, और जो अब तुम फील कर सकते हो, तो ऐसे ही मैं आगे बताने वाला हूं। मैं तुम्हें ये नहीं बताने वाला कि ये मैं अब पढ़ाऊंगा इसमें इतने घंटे लगेंगे, इसमें ये सब फालतू की चीज नहीं बता रहा हूँ कि इसको, इस टॉपिक को खत्म करने में इतना टाइम लगेगा। दैट इज मतलब टोटल इडियोसिटी, है ना, क्योंकि खत्म करना और सीखने में बहुत डिफरेंस होता है। सीखना अलग चीज होती है, खत्म करना अलग चीज होती है। अक्सर जो लोग जैसे 11th-12th में जो NCERT फोकस बहुत ज्यादा, वो खत्म करने की कोशिश करते हैं, और याद रखना जो भी तुम खत्म करने की कोशिश करोगे उसको कभी लर्न नहीं कर पाओगे। समझ आई बात? तो आज तक तुमने जो चीजें फिनिश की है, देखा, उसमें से तुम्हें कुछ भी नहीं आता होगा। अगर उससे थोड़ा छोटा टेस्ट लिया जाए तुम एक भी क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, इवन बेसिक वाला भी नहीं कर पाओगे। ऐसा होता है, स्कूलों का ये ट्रेंड है, वो 11 का सिलेबस खत्म करवा देते हैं और आता है पहला चैप्टर भी नहीं है। तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि कितने घंटे लगेंगे कितना, और तुम भी इस तरह से सोचो ही मत, ठीक है, कि कब सिलेबस खत्म करेंगे, ये खत्म करेंगे। जेई नीट की अगर बात करो, अगर तुमने 50% सिलेबस पे भी कमांड कर लिया, ठीक है, जेई एडवांस की बात कर रहा हूँ, और मेंस की 50% जेई मेंस और जेई एडवांस। नीट अलग है, नीट में तो तुम्हें पूरा सिलेबस आना चाहिए, नीट इतना डिफिकल्ट नहीं होता। मगर जेई मेंस में अगर तुम्हें 50% सिलेबस भी ढंग से आता है, तो फिजिक्स में तुम 50% क्वेश्चन कर लोगे, तो बस वो सिलेक्शन तुम्हारा हो जाएगा। 50% बहुत है फिजिक्स में करना, ठीक है। मतलब जो टॉप भी करते हैं वो भी 60-70% फिजिक्स का पेपर कर पाते हैं, फुल नहीं कर पाते। नीट की तरह नहीं होता कि 100% कर लिया, वैसा बिल्कुल नहीं होता। नीट का पेपर, बोर्ड का पेपर तो अब एक जैसा हो गया है करीब करीब, है ना। नीट तो बहुत इजी करते जा रहे हैं, और ये थोड़ा सा गलत भी है कि जितना पेपर इजी होगा उतना सिलेक्शन डिफिकल्ट होगा, ये नीट के लिए। मगर मेंस का पेपर इन्होंने इजी नहीं किया, मेंस का पेपर तो अभी बहुत मतलब टफ है, वो टफ करते जा रहे हैं। अब तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी ऐड कर दिया ना, 25 क्वेश्चन में। खैर, तो हमने ग्रेविटेशन टॉपिक पढ़ा, ग्रेविटेशन टॉपिक पढ़ा। ग्रेविटेशन को समझने के लिए कौन कौन से कंसेप्ट लगे, कि ग्रेविटेशन बिना उनके समझ में नहीं आया। ग्रेविटेशन को समझने के लिए तुमने देखा होगा एनर्जी, वर्क एंड एनर्जी के कंसेप्ट लगे, है ना, वर्क एंड एनर्जी के कंसेप्ट लगे, ठीक है, वर्क एंड एनर्जी के कंसेप्ट लगे। और थोड़ा सा वेक्टर के कंसेप्ट लगे, याद है, वेक्टर लगा। वेक्टर, अच्छा, बेसिक मैथ्स की बात नहीं कर रहा मैं, ग्राफ वो तो मैं पहले ही करा चुका हूं, तो उनको मैं नहीं लिख रहा। ग्राफ, डिफरेंशिएशन, वेक्टर इंटीग्रेशन, तो वो तो बेसिक मैथ में आ गया, तो उनको लिखा नहीं है, तो वो तो शुरू में तुम्हें पढ़ा दिया ना, ग्राफ, डिफरेंशिएशन, वेक्टर इंटीग्रेशन, तो वो तो हर जगह लगेगा। तो इसको समझने के लिए वेक्टर लगा। मतलब कोई भी नया टॉपिक है बिना पुराने टॉपिक की हेल्प के बिना नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ग्रेविटेशन में ये दो चीजों का एप्लीकेशन हुआ, वर्क एंड एनर्जी का हुआ और वेक्टर का हुआ, ठीक है। तो ग्रेविटेशन हम कर चुके। उसके बाद मैं इसमें 11th और 12th की बात भी नहीं कर रहा,
यहाँ पे जो टॉपिक का डिस्क्रिप्शन है 11th-12th को कॉमन मान रहा हूँ। ऑब्वियसली जेई नीट में क्या 11th क्या 12th, 11th-12th की हम बात करते हैं तो बोर्ड एग्जाम के लिए सही है क्योंकि बोर्ड में सिर्फ 12th का आएगा, मगर जेई नीट में तो दोनों का आएगा 11th-12th। तो ये बात ही करना बेकार है कि 11th का सिलेबस करे कि 12th का करे, तुम्हें पूरा ही करना होगा। तो हम डिस्ट्रीब्यूशन कैसे भी ले सकते हैं, ठीक है। तो फिर इसके बाद हम आ गए इलेक्ट्रोस्टैटिक पे, है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक पे आ गए, पांचवा टॉपिक जो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक कर रहे हैं, शॉर्ट में लिखता हूँ, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक, पूरा नहीं लिखूंगा। ईएल शॉर्ट फॉर्म, ये शॉर्ट फॉर्म लिख भी लेना, ये याद भी लेना, जब भी ईएल लिखूंगा तो, जब भी टेस्ट में ईएल लिखा तो उसका मतलब है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, है ना। तो ये ग्रेविटेशन, मोशन, लॉज ऑफ मोशन, ये शॉर्ट फॉर्म लिख लेना। इलेक्ट्रोस्टैटिक सिमिलर टू ग्रेविटेशन था, है ना। तो ग्रेविटेशन के बाद इसलिए किया कि ये ग्रेविटेशन के सिमिलर था। इसको समझने के लिए कौन कौन से कंसेप्ट लगे हैं, अब तुम अच्छी तरह समझ सकते हो। जिसको वेक्टर नहीं आता उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं आता, ठीक है। वेक्टर लग चुका है, ग्रेविटेशन और इसके तो कॉमन कंसेप्ट है, तो ये नहीं कह सकते कि इलेक्ट्रोस्टैटिक समझने के लिए ग्रेविटेशन का यूज करना पड़ेगा, दोनों के कंसेप्ट एकदम सिमिलर है। तो करीब वही चीज है, जो ग्रेविटेशन को समझने में लगेगा वही इलेक्ट्रोस्टैटिक को समझने में लगेगा। तो इसको ढंग से नोट कर लेना, क्योंकि मीनवाइल तुम ये टॉपिक रिवाइज कर लेना। वैसे मैं रिवीजन टेस्ट तो देता ही जाऊंगा, तो उसमें तुम्हें समझ में आ जाएगा। तो जिसको वेक्टर आता है, वर्क एंड एनर्जी आता है, उसके लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक कुछ भी नहीं है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कुछ भी नहीं है, है ना। और थोड़ा सा जब क्वेश्चन की बात करते हैं तो लॉज ऑफ मोशन के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। याद है इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन आया था, तो लॉज ऑफ मोशन भी थोड़ा मतलब क्वेश्चन की थ्योरी में तो यही लगेगा। अगर थ्योरी समझनी है तो ये सफिशिएंट है ना थ्योरी के लिए, मगर इसकी जो प्रॉब्लम बनती है वो लॉज ऑफ मोशन से भी बन जाती है, इसकी प्रॉब्लम यहां से भी बन जाती है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम के लिए कंसेप्ट था, लॉज ऑफ मोशन की आ चुकी, काफी प्रॉब्लम आ चुकी है लॉज ऑफ मोशन की, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये 4 टॉपिक हम खत्म कर चुके हैं, 5वां टॉपिक अभी चल रहा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक चलेगा अभी, इलेक्ट्रोस्टैटिक में पोटेंशियल वगैरह वगैरह, वर्क, पावर, एनर्जी वाले कंसेप्ट अभी आने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करें 6 टॉपिक की, है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक अभी काफी दिन चलने वाला है, इसमें काफी कंसेप्ट है, सबसे बड़ा टॉपिक कह सकते हो। और एक चीज और तुम्हें क्लियर कर दूं, बाद में ना पूछना, बहुत बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है, बहुत सारे बच्चों को ये, मतलब 90% बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है कि अक्सर क्या होता है, अक्सर जब मतलब जो स्कूल का सिलेबस भी कराते हैं जो टीचर, या मैं भी कराता तो मेरे को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। इलेक्ट्रोस्टैटिक जो चैप्टर है वो बहुत बड़ा चैप्टर है ना। तो अब ये कंप्लेन करते हैं, मतलब कितनी इडियोटिक कंप्लेन है समझना। इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक जैसे एनसीईआरटी के हिसाब से करते हैं पहला चैप्टर, अब जो पहला, दूसरा और तीसरा चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक के पूरा जो इंक्लूड करता है, आई थिंक 3 चैप्टर में इलेक्ट्रोस्टैटिक है। तुम्हारी जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक अगर देखोगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक के 3 चैप्टर्स है ना। एक चैप्टर में कैपेसिटर और पोटेंशियल वो सब सारी चीजें हैं, तो 3 चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक है। अब टोटल चैप्टर जो हैं वो करीब होंगे, आई थिंक 20 के आसपास होंगे, अगर टोटल लोगे 12th के सिलेबस में अप्रोक्सीमेटली 20 होंगे, है ना, 20 चैप्टर होंगे। तो बेसिकली इन 3 चैप्टर में 60% सिलेबस कवर हो जाता है। 3 चैप्टर में 60% सिलेबस कवर होता है, और बाकी सपोज करो ये 20 चैप्टर से सपोज करो, 3 चैप्टर में 60% और बाकी बचा 17 चैप्टर में 40% सिलेबस होता है, 40% सिलेबस होता है, ठीक है। अब क्या होते हैं, कई बच्चे, सुपर इडियट बच्चे जिनको कह सकते हो, मैं यही कहूंगा, वो कहते हैं, वो एकदम डर जाते हैं, ये हमारा क्या होगा, हम बोर्ड में कैसे कर पाएंगे, हमारे तो अभी 3 ही चैप्टर हुए, 17 चैप्टर बाकी है। तो ये कंप्लेन बहुत लेके आएंगे, सर ने तो 3 ही चैप्टर कराए, सर ने तो अभी 3 चैप्टर कराए, हुए नहीं, 3 चैप्टर हुआ है। तो वो, उनको यही नहीं पता कि हर चैप्टर की लेंथ अलग अलग होती है ना। बाकी के 17 चैप्टर में 40% सिलेबस है, बहुत कम है। आखिरी की कुछ न्यूक्लियर फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, सेमीकंडक्टर, छोटे छोटे चैप्टर हैं। तो वो समझते हैं कि नंबर ऑफ चैप्टर, वो क्या, उनकी इडियोसिटी क्या है, वो ये समझते हैं कि हर एक चैप्टर में बराबर लेंथ का है ना, हर एक चैप्टर में कंटेंट बराबर है। अब ये मूर्खता है, बहुत बड़ी मूर्खता है। तो इसको समझ लो कि हर एक चैप्टर का कंटेंट अलग अलग होता है, ठीक है। लास्ट में छोटे छोटे चैप्टर होते हैं, मॉडर्न फिजिक्स के छोटे चैप्टर्स हैं,
वेव ऑप्टिक्स, ये सब बहुत छोटे चैप्टर्स हैं, तो उसमें कंटेंट बहुत कम है। शुरू के 3 चैप्टर में 12th में 60% सिलेबस है, तो ये अक्सर कंप्लेन आती है, तो ध्यान रखना। तुमने अगर शुरू के 3 चैप्टर अब चलो चलो सपोज करो, मेरी बात नहीं मानो, वो कम से कम जो एनसीईआरटी बुक दिखी उसके पेजेस तो काउंट कर लो, पेज काउंट। 3 चैप्टर में आधी किताब कवर हो जाती है, दूसरे देखना 3 चैप्टर में पूरा जो है सेक्शन कवर हो जाता है। तो नंबर ऑफ पेजेस, खैर नंबर ऑफ पेजेस भी इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें कंटेंट पे डिपेंड करता है। आखिरी जो का कंटेंट है वो मैक्सिमम थ्योरेटिकल है, तो बहुत जल्दी होता है, तो ये तुम्हें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो इस तरह के बच्चे, वैसे ये जो डर है वो बोर्ड टाइप के बच्चों को होता है ना, जो कुछ नहीं पढ़ते नॉर्मली, जो इस तरह की कंप्लेन करते। खैर, तो ये डर फालतू का डर है। 3 चैप्टर मतलब 12th का 60% सिलेबस हो गया, ठीक है, ये बहुत मेजर कंप्लेन है। फिर कंप्लेन लेके जाते हैं, सर ने तो ये 3 ही चैप्टर कराया, हम क्या करेंगे, हम तो फेल हो गए, 17 चैप्टर बाकी है। खैर, मैं आगे बढ़ता हूँ। इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशन में ये लगेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक के जस्ट बाद एक बहुत इजी सा चैप्टर आएगा, मतलब कह सकते हो कि 12th का बहुत इजी चैप्टर है। 12th में तो सभी कुछ इजी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक ही डिफिकल्ट है। सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक कैन से कि इट इज द मोस्ट डिफिकल्ट चैप्टर ऑफ क्लास 12th। ये डिफिकल्ट चैप्टर। तो अब आ जाए 6th चैप्टर में। 6th चैप्टर में आ जाए, एक सेकंड, थोड़ा सा मुझे जगह चाहिए होगी तो मैं ऐसे लिखता हूँ। लेट मी चेक द टाइम। हाँ, सफिशिएंट टाइम है। ओके, सो हम 6th चैप्टर की बात करें। 6th चैप्टर हमारे पास है करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसका करंट इलेक्ट्रिसिटी में थोड़ा सा ये भी होता है कि थोड़े कैपेसिटर, जैसे कैपेसिटर आता है तो उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक के भी कंसेप्ट लगते हैं थोड़े से, और थोड़े से कंसेप्ट लगते हैं 10th क्लास की इलेक्ट्रिसिटी का, थोड़े से नहीं, बहुत ज्यादा। मतलब करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो सीरीज, पैरेलल कॉम्बिनेशन, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, ये सब तुमने 10th क्लास में पढ़ रखा है। तो इसका जो है बहुत सारा पोर्शन 10th क्लास में है करंट इलेक्ट्रिसिटी का, और बहुत डिटेल में है। तो इसके लिए जो रिकमेंडेड है कि 10th क्लास का खान एकेडमी से 10th क्लास की करंट इलेक्ट्रिसिटी कर लेना, बाकी तो कुछ भी नहीं चाहिए होगा। 10th क्लास की करंट इलेक्ट्रिसिटी ये चाहिए होगी, 10th करंट इलेक्ट्रिसिटी बाय खान एकेडमी, यू कैन डू इट। बाकी इसमें वेक्टर और ये सब कुछ नहीं चाहिए होगा, वेक्टर, वर्क, एनर्जी कुछ भी नहीं चाहिए होगा, है ना। करंट इलेक्ट्रिसिटी अलग टॉपिक, ठीक है। वैसे थोड़ा बहुत एनर्जी कंसेप्ट से होता है, मगर वो अलग फॉर्म में लगता है, वो सिंपल फॉर्म में लगता है। मतलब सर्किट एनालिसिस एक अलग ही चीज है, जो जब हायर स्टडी में जाते हैं तो ये टॉपिक सर्किट एनालिसिस के नाम से होता है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी या सर्किट एनालिसिस, इस तरह से, तो इसमें अलग अलग टाइप के सर्किट आ जाते हैं। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी या इसको सर्किट एनालिसिस भी कह सकते हो इस टॉपिक को। उसमें कैपेसिटर वाले सर्किट आते हैं, रेजिस्टेंस वाले। कैपेसिटर वाले सर्किट इस साल इंट्रोड्यूस होंगे, है ना। कैपेसिटर तुमने 10th में नहीं पढ़ा था, मगर कैपेसिटर के भी रूल वैसे ही होते हैं जैसे सीरीज पैरेलल के रूल रेजिस्टेंस के होते हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो समझेंगे तो यू कैन से कि मोस्ट इजी चैप्टर, बहुत इजी चैप्टर है ना, करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर। फिर 7th चैप्टर है MEC, शॉर्ट फॉर्म, अब तुम फुल फॉर्म लिख लेना कहीं पे, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मैं शॉर्ट फॉर्म ही यूज करूंगा, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ये कुछ करंट इलेक्ट्रिसिटी के कंसेप्ट है और कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक जैसा है, ठीक है। इसमें कुछ एनर्जी कंसेप्ट तो नहीं लगेगा, है ना। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में हल्का सा वेक्टर लगेगा, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक में लग चुका है, ठीक है। तो थोड़ा सा वेक्टर कह सकते हो, मगर ये एकदम इलेक्ट्रोस्टैटिक का रिवीजन है ना। इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक और करंट इलेक्ट्रिसिटी का मिक्स है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तुमने देखा होगा वायर के अराउंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट होता है, तो जैसे मैग्नेटिक फील्ड होता है वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ये भी बहुत इजी चैप्टर है 12th का, तो 7th चैप्टर हम ये कर सकते हैं, ठीक है। ये टेंटेटिव प्लान बना रहा हूं, इसमें चेंज भी हो सकता है, एक रफ आइडिया। 7th चैप्टर हो गया। उसके बाद मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के बाद एक जो चैप्टर आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, EMI। ये सब बहुत छोटे छोटे चैप्टर हैं, ठीक है। मैग्नेटिक, उसके बाद बहुत छोटे छोटे चैप्टर है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये एक दिन में खत्म हो जाएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक कराने में, करीब पूरा कराने में, अगर 11th का ढंग से नहीं पढ़ा है तो 2 से 3 महीने लगते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी में मुश्किल से 5 से 10 दिन लगेंगे, अगर 10th का आता है तो 5 दिन ही लगेंगे, अगर 10th का नहीं आता तो 10 दिन लग सकते हैं। ये 5 दिन का टॉपिक है, मैं तुम्हें टाइम नहीं बता रहा, लगभग बता रहा हूँ। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट 4-5 दिन में हो जाता है, कुछ भी नहीं होता है, फिर बाद में सब आता है ना, उसी का रिपीटिशन होता है। EMI एक बहुत छोटा टॉपिक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तुमने पढ़ा होगा 10th क्लास, थोड़ा सा मोटर वोटर के कंसेप्ट है,
छोटे मोटे जो कंसेप्ट है इसमें। जब हम जेई नीट की बात करते हैं तो कुछ स्ट्रेट लाइन मोशन जब सवाल करते हैं, थ्योरी में तो कुछ भी नहीं आएगा, मगर जब हम क्वेश्चन करते हैं, जब इसकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो स्ट्रेट लाइन मोशन की कंसेप्ट लगते हैं, है ना। मोशन इन स्ट्रेट लाइन, यानी मोशन के कंसेप्ट समझ लो, वही v इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी, मोशन जैसा कुछ होता है सवालों में, और लॉज ऑफ मोशन होता है ना, लॉज ऑफ मोशन होता है। ये तब लगेगा जब तुम प्रॉब्लम सॉल्व करने जाओगे, थ्योरी में तो कुछ नहीं लगेगा खास। थ्योरी में कुछ भी, एक छोटा सा कंसेप्ट है पावर का, वो मैं कहीं पे डाल दूंगा, पावर एक अलग कंसेप्ट, रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी, वो कहीं भी डाल दूंगा मैं। वर्क एनर्जी पावर कहते हैं, मगर पावर का इतना एप्लीकेशन होता नहीं है, तो पावर में अलग टॉपिक ले लूंगा, वो 1 टन का ही है मैक्सिमम। तो उसके बाद ईएमआई टॉपिक है। 9th जो टॉपिक है वो इसके साथ कनेक्टेड है वैसे तो, 9th टॉपिक है। हाँ हाँ, ईएमआई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन याद है, मोटर वगैरह पढ़ा था, डीसी एसी मोटर, डीसी मोटर, ये सब, जनरेटर मोटर, ये सब, वो सब। ये बहुत छोटा टॉपिक है, बहुत, इसमें 2 ही रूल है, फेराडे रूल है बस, शायद पढ़ा भी होगा। उसके बाद करंट इलेक्ट्रिक, हाँ, तो मैं पूरे सिलेबस का डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा हूँ ताकि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो कि आगे क्या करना है, और मतलब टाइम ज्यादा लगता है। मैंने ये बार बार बता रहा हूँ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक जो खाली इलेक्ट्रोस्टैटिक अगर तुम पूरा करते हो 60% हो गया, करंट इलेक्ट्रिसिटी कर लिया तो सिलेबस 70% हो गया, बाकी 30% भी नहीं है, ठीक है। तो नंबर ऑफ चैप्टर से मत काउंट करना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे नंबर ऑफ चैप्टर से काउंट करते हैं, वो समझते हैं हिस्ट्री पढ़ रहे हैं कि हिस्ट्री में सारे चैप्टर बराबर लेंथ के होते हैं ना, तो वो हिस्ट्री की आदत पड़ी हुई है। खैर, वो सब जगह थ्योरी होती है। खैर, इसमें ऑब्वियसली थ्योरी ज्यादा होगी, मैथमेटिकल इक्वेशन कम होगी, तो वो चैप्टर छोटा ही होगा। तो ईएमआई, और तुमने देखा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक में मैथमेटिकल इक्वेशन बहुत सारी। खैर, मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। इसके बाद एक चैप्टर है जो इसके जैसा है, करंट इलेक्ट्रिसिटी के कंसेप्ट लगेंगे, जिसको कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट, एसी, है ना। तो यहां पर समझ लो करंट इलेक्ट्रिसिटी में तुम डीसी पढ़ोगे तो डीसी एसी का। अब ये 9th चैप्टर 8th के बाद क्यों आया, क्योंकि ईएमआई के कंसेप्ट लगते हैं एसी को समझने के लिए, वरना हम यहीं पे पढ़ लेते हैं इसको, है ना। ये थोड़ा सा सीक्वेंस इस तरह से भी दिया जाता है कि ईएमआई के बिना तुम्हें एसी समझ में नहीं आएगा, तो कभी कभी ये ईएमआई प्लस एसी करके टॉपिक होता है, और डीसी के भी कंसेप्ट लगते हैं इसमें मिक्स में। इसमें कुछ 11th का कुछ नहीं लगता, है ना, 11th का कुछ भी नहीं लगता इसमें, यहाँ पे 11th का कुछ भी नहीं है। जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी में, इसमें सब में 11th का कोई टॉपिक नहीं है। तो जो बच्चे 11th का ढंग से नहीं पढ़ते हैं, उनको कई टीचर ये वाले चैप्टर शुरू करा देते हैं, इसमें 11th का कोई कंसेप्ट नहीं लगने वाला, ठीक है। और ये इजी भी बहुत होते हैं, तो उनको लगता है कि 12th बहुत इजी है, वैसे भी इजी है, 11th से तो बहुत इजी है। तो ईएमआई एसी हो गया, ये खत्म हो गया, मैग्नेटिक इफेक्ट यहाँ पे खत्म हो गया। फिर आते हैं हम 9th चैप्टर हो गया, 10th चैप्टर की बात करते हैं। अब इसके बाद जो है, ये शायद पहली किताब खत्म हो जाती है, अब दूसरा वॉल्यूम शुरू होता है, दूसरा वॉल्यूम और भी ज्यादा इजी है, ठीक है। दूसरे वॉल्यूम 9th होगा, 9th तो यहाँ पे कर दिया, 9th एसी कर दिया ना, 8th 9th एसी, एसी 9th देखो यहाँ पे देखो ना, 9th ये हो गया, 10th ही है। 10th चैप्टर हम लोगों का होगा रे ऑप्टिक्स, ठीक है। रे ऑप्टिक्स की थ्योरी में तो कुछ भी नहीं लगेगा, 11th का कुछ भी नहीं लगेगा, और थ्योरी की बात करें तो ये जो रे ऑप्टिक्स है, ये करीब करीब 60% क्लास 10th का है, मतलब 60% वही है जो 10th क्लास में तुमने पढ़ा है, 40% एक्स्ट्रा है। इवन डेरिवेशन वगैरह भी वैसे ही है। इवन जो लोग गुजरात बोर्ड से पढ़ के आएंगे उनके लिए 80% कर लो। गुजरात बोर्ड में पढ़ाई उतनी अच्छी नहीं होती है, मगर गुजरात बोर्ड की बुक देखोगे तो उसमें तो रे ऑप्टिक्स 80% कवर करके आते हैं, सेम तुम्हारा 12th क्लास में दिया हुआ है। तो 60% 10th का है। अगर सीबीएसई बोर्ड की बात करते हो, अगर तुमने गुजरात बोर्ड से पढ़ा तो 80% पढ़ के आए, क्योंकि उसमें और भी डेरिवेशंस होते हैं। तो रे ऑप्टिक्स, मगर रे ऑप्टिक्स की प्रॉब्लम्स बहुत आती हैं एग्जाम में। जब इसकी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, थ्योरी में तो कुछ नहीं लगेगा, ये थ्योरी की बात कर रहा हूँ, 60% 10th की थ्योरी होगी, है ना। तो रे ऑप्टिक्स एक इजी टॉपिक है, वही रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ये सब लगता है ना, टीआईआर वगैरह। जब इसकी प्रॉब्लम्स की बात करेंगे तो जब जेई नीट की प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो वेक्टर का कंसेप्ट लगेगा। वेक्टर कई जगह लगता है, तो वेक्टर लगेगा, है ना। वेक्टर की कुछ अच्छी प्रॉब्लम सॉल्व होंगी, और कुछ बस वेक्टर ही ज्यादातर कह सकते हो लगेगा, और तो सब, और तो v इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी वगैरह लगता है, वो तो कॉमन सी चीज है। तो वेक्टर एक कह सकते हो, प्रॉब्लम में लगेगा, थ्योरी में तो वो भी नहीं लगेगा, ठीक है। अगर बोर्ड करना प्रॉब्लम, वो भी अच्छी प्रॉब्लम है, मतलब जेई और एडवांस वाली प्रॉब्लम में, नीट में तो वो भी नहीं लगेगा, ठीक है।
तो ये रे ऑप्टिक्स हो जाएगा, जो 60% टेंथ, मतलब यहाँ पे इसमें टेंथ बहुत काम आने वाला है। तो अगर तुम खान एकेडमी से रे ऑप्टिक्स कर लेते हो, पहले ही कर लेते हो खान एकेडमी से रे ऑप्टिक्स, तो तुम्हारे लिए ट्वेल्थ की रे ऑप्टिक्स कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है ना, एकदम फटाफट समझ में आएगी। अब तुम अगर ये चाहते हो कि हम कुछ नहीं करें, सर सब करा दें, तो टाइम ज्यादा लगेगा। अब तुम अगर कर सकते हो तो तुम्हें खुद भी टाइम कम लगेगा और मेरा भी, तुम देख लो, मैंने तरीका बता दिया, ठीक है। तो टाइम कम एक्सपेंड करना चाहते हो तो जो सिलेबस का टाइम है वो स्टूडेंट पे डिपेंड करता है कि तुम कितना वर्क करते हो, उसके अकॉर्डिंग मुझे कम टाइम लगेगा। अब तुम कहोगे पूरा टेंथ का भी पढ़ाओ, क्योंकि लॉजिकली तो पढ़ाना ही पड़ेगा, उसके बिना तो ऑब्वियसली जिसको टेंथ का नहीं आता रे ऑप्टिक्स, उसको ट्वेल्थ का रे ऑप्टिक्स नहीं आएगा, क्योंकि टेंथ क्लास में जो है प्लेन मिरर है और ट्वेल्थ क्लास में नहीं है। अब जेई नीट का कराते हो तो प्लेन मिरर कराना पड़ता है, मगर अगर तुम्हें पहले से प्लेन मिरर के बेसिक कंसेप्ट आते होंगे तो तुम जल्दी जल्दी उसको अडॉप्ट करोगे, है ना। वैसे तो कराएंगे, क्योंकि जेई नीट में तो प्लेन मिरर के क्वेश्चन आ जाते हैं कंबाइन करके, स्फेरिकल मिरर क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक वैसे तो इंपॉर्टेंट है, हल्का सा डिफिकल्ट नहीं कह सकते, उनको डिफिकल्ट पड़ेगा जिन्होंने टेंथ में कुछ नहीं पढ़ा है। तो अभी भी तुम्हारे पास टाइम है, तो 60% टेंथ का खान एकेडमी से कर लो, जल्दी हो जाएगा, बहुत जल्दी। और खान एकेडमी में दिया भी बहुत अच्छा है प्रैक्टिकल तरीके से, तुम फटाफट कर लोगे, है ना, और बहुत अच्छा समझ में भी आएगा, है ना, प्रैक्टिकल विजुअलाइज। तो टेंथ टॉपिक ये रे ऑप्टिक्स हो गया, इज इट क्लियर। तो ये सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस में हम करेंगे। अब बात करते हैं 11th टॉपिक की, है ना, 11th टॉपिक की। I will take something अलग, हाँ ये 11th टॉपिक ध्यान से देखना। 11th टॉपिक जो है वो एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन। एक्चुअली में ये एक अलग सेक्शन आ जाता है, ऑसिलेशन एंड वेव करके, है ना। जब हायर एजुकेशन पढ़ते हैं तो ऑसिलेशन अलग सेक्शन हो जाता है। तो ये तीन टॉपिक आपस में कनेक्टेड है, एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है, वेव। एसएचएम और वेव 11th क्लास में है ना, वेव, साउंड वेव, वेव इन स्ट्रिंग, एसएचएम वेव और वेव ऑप्टिक्स, है ना। तो यहां पर ये पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो ये 3 चैप्टर एक साथ हो गए, एसएचएम, वेव और वेव ऑप्टिक्स, ठीक है। ऑब्वियसली वेव और वेव ऑप्टिक्स में बहुत सारे कॉन्सेप्ट कॉमन है ना। यहां भी ये इनका और इनका रिलेशन वैसे ही है जैसे ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक का है, ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है कि ये जो चैप्टर है वो 11th के लास्ट में है और ये चैप्टर 12th के लास्ट में है। सुनना ध्यान से, सिलेबस कितना गंदा डिस्ट्रीब्यूट किया है। ये 11th के लास्ट में है, ये 12th के लास्ट में है। तो जब 12th के लास्ट वाले चैप्टर्स में है, तो जब ये शुरू होता है तब तक बच्चे, उनको ये कुछ नहीं याद रहता। अब जो वेव ऑप्टिक्स जिसको कराना होता है वो पहले एसएचएम कराता है, वेव कराता है, या तो रफ में रिवाइज करता है या जो भी करता है। तो जब तक ऑब्वियसली ये अच्छी तरह नहीं आता, एसएचएम अच्छी तरह नहीं आता तो वेव नहीं आएगा, वेव अच्छी तरह नहीं आता तो वेव ऑप्टिक्स नहीं आएगा। तो मैंने क्या किया है कि मैं पढ़ाऊं क्यों, टाइम क्यों वेस्ट करूं, मैं यहीं पे पढ़ाऊंगा इसको। तो पूरा जो है यहीं पे पढ़ाऊंगा। ये जेईई नीट का टॉपिक डिस्ट्रीब्यूशन है, एसएचएम, वेव और वेव ऑप्टिक्स। तो ये पूरा, तो मुझे कम मेहनत करनी पड़ेगी और इसमें, ठीक है। इसमें जो रिवीजन टॉपिक होगा, ये जो कंसेप्ट लगेंगे, ऑब्वियसली मोशन के कंसेप्ट लगेंगे, है ना। मोशन तो हर जगह लगने वाला है, मोशन के कंसेप्ट लगेंगे, ठीक है। और एनर्जी के भी थोड़ी बहुत कंसेप्ट लग सकते हैं, मगर मेन तो मोशन के कंसेप्ट लगते हैं। और एक स्पेशल तरह की साइन की इक्वेशन यूज होती है, बस हाँ, मोशन के कंसेप्ट लगेंगे। और एक थोड़ा सा इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन भी लगता है, अगर वो हल्का फुल्का आता है तो चलेगा। डिफरेंशियल इक्वेशन आती है मैथ्स वाली, तब तक अगर डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाती है ना, क्योंकि इसमें डबल वेरिएबल होता है। क्योंकि तुम्हारी जो कैलकुलस, अभी तो तुम पढ़ोगे कैलकुलस, या जो प्री कैलकुलस पढ़ लो, कोऑर्डिनेट वगैरह ये सब प्री कैलकुलस होती है, उसमें सिंगल वेरिएबल होता है। तो यहाँ पे डबल वेरिएबल चलते हैं, मतलब डबल फ्री वेरिएबल, क्योंकि टाइम भी चेंज होता है, पोजीशन भी चेंज होती है और वाई भी चेंज होता है। 3 वेरिएबल है। 3 वेरिएबल फिजिक्स में 2 जगह आते हैं, एक तो एसएचएम में आते हैं और दूसरा उसमें भी आते हैं, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स में, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, ठीक है। तो इसके बाद ये 11th टॉपिक ये हो गया। ये टॉपिक एक तरह से डिफिकल्ट कैटेगरी में आता है, मगर जब तीनों एक साथ होंगे तो डिफिकल्टी थोड़ी सी कम हो जाएगी। ये तब बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है जब ये 11th के एंड में होता है और ये 12th के एंड में होता है, तब बच्चे इसको रिलेट नहीं कर पाते। तो यहाँ पे जो पढ़ते हैं वो टाइम वेस्ट हो जाता है उनका। तो मैंने एक आइडियल अपने हिसाब से बनाया, ये तीनों अगर साथ हो तो बहुत मजा आ जाए, है ना। तो ये 3 साथ। सो ये हो गया। ऑब्वियसली ऑप्टिक्स इससे पहले हो चुका है, तुम रे ऑप्टिक्स कर चुके हो। वेव ऑप्टिक्स से क्लियर ही हो गया होगा कि ऑप्टिक्स तो लगेगा ही लगेगा इसमें, है ना। तो वेव ऑप्टिक्स अगर करोगे तो ऑप्टिक्स की कंसेप्ट भी, ये तो चीज तुम्हें नाम से क्लियर होगी कि वेव ऑप्टिक्स अगर है तो वेव के कंसेप्ट भी लगेंगे और ऑप्टिक्स के कंसेप्ट भी लगेंगे, है ना।
तो दोनों का मिक्स करके वेव ऑप्टिक्स होगा। तो 11th का वेव और 12th का ऑप्टिक्स मिलके दोनों के कंसेप्ट मिला के वेव ऑप्टिक्स के कंसेप्ट बनते हैं। ठीक है, ये 11th के एंड में हम पहुंच गए, करीब करीब, सॉरी 12th के एंड में हम पहुंच गए। समझ आई बात? ये हो गया टॉपिक का डिस्ट्रीब्यूशन। अभी 11 टॉपिक इस तरह से होगा, एस्टम, वेव और वेव ऑप्टिक्स। ये अभी 12th का सिलेबस चल ही रहा है, अभी 12th का ही चल रहा है, ढंग से देख लो इसको। मैं नेक्स्ट पेज करता हूँ, 12th पॉइंट देख लो। इसीलिए मैंने इस पे वीडियो बनाना था कि बार बार इसको एक्सप्लेन ना करना पड़े। ठीक है, 12th टॉपिक है और ये परमानेंट हमेशा के लिए हो गया। उसके बाद के जो टॉपिक होते हैं वेव ऑप्टिक्स के, वेव ऑप्टिक्स में भी थ्योरेटिकल काफ़ी चीज़ें हैं, मतलब डिफ्रैक्शन वगैरह में थ्योरेटिकल चीज़ें आती हैं, डेरिवेशन। उसके बाद के टॉपिक समझ लो, 12th टॉपिक जो है मॉडर्न फिजिक्स और सेमीकंडक्टर। ये टॉपिक्स जो है तुम्हें बोर्ड पास करने के लिए बनाए गए हैं। ये टॉपिक जस्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरह है, थ्योरेटिकल टॉपिक है और इसमें से क्वेश्चन बोर्ड में जरूर आते हैं और जिससे बच्चे पास हो जाते हैं। तो ये एग्जाम के टाइम पढ़ोगे, बहुत ईजी टॉपिक होते हैं। तो उसमें क्या है, मॉडर्न फिजिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स, है ना। मॉडर्न फिजिक्स कह सकते हो। तो मॉडर्न फिजिक्स में मॉडर्न फिजिक्स या मैं अलग अलग करके करता हूँ तो तुम्हें ज़्यादा समझ में आएगा। अक्सर बच्चे इसको पढ़ते भी नहीं है क्योंकि एटॉमिक फिजिक्स है। एटॉमिक फिजिक्स में वही सब होता है जो तुमने केमिस्ट्री में पढ़ा, बोर्स मॉडल, ये सब है, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पे, ये सब ये केमिस्ट्री वाला पढ़ा ही देता है एटॉमिक फिजिक्स। जिसको भी केमिस्ट्री में अच्छा कर, मतलब इसी में न्यूमेरिकल भी वही करा देता है ना, बहुत सारे न्यूमेरिकल करीब करीब। तो केमिस्ट्री वाले के हाथ में एटॉमिक फिजिक्स ही रहता है, बोर्स मॉडल, ये सब ये तुमने पहले पढ़ा होता है, तो ये कुछ खास नहीं है। ठीक है, फिर भी ये मतलब इसमें कराएंगे, मगर इसमें तुम्हें पहले से किया होगा, जरूरत नहीं पड़ती है। उसके बाद एटॉमिक के बाद न्यूक्लियर फिजिक्स, है ना। न्यूक्लियस में वही रेडियो एक्टिविटी वगैरह वगैरह, ये शायद नहीं होता है, थोड़ा बहुत होता है न्यूक्लियर फिजिक्स। तो इसमें भी ये भी बहुत इजी चैप्टर, थ्योरेटिकल चैप्टर ही है, ऐसा कुछ नहीं है। रेडियो एक्टिव इसमें थोड़ा सा मैथमेटिकल होता है, फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन होती है। तो ये बस ये एक एक दिन के चैप्टर हैं, एक दो दिन ऐसे छोटे छोटे चैप्टर हैं न्यूक्लियर फिजिक्स। एटॉमिक फिजिक्स में तो वैसे लगता है तुम्हारा सर्कुलर मोशन लगता है, ये तुम्हें पता ही है। एटॉमिक फिजिक्स में सर्कुलर मोशन लगता है, एनर्जी कंसेप्ट भी लगता है, वर्क एंड एनर्जी भी लगता है। अगर तुमने पढ़ा हो तो तुम्हें पता होगा, है ना। सर्कुलर मोशन और वर्क एनर्जी बस यही लगता है। न्यूक्लियर फिजिक्स में तो कुछ भी नहीं लगता, फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन होती है ना। एक जगह में थोड़ा सा एक जगह कुछ और कंसेप्ट 11 का लगता है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक ग्रेविटेशन चलो बाद में कर लेंगे, अभी कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, 11th का और भी रिवाइज होता है। खैर, न्यूक्लियर फिजिक्स में तो कुछ भी नहीं लगेगा, है ना। न्यूक्लियर फिजिक्स में तो कुछ भी नहीं लगेगा, ये सबसे आसान टॉपिक है, रेडियो एक्टिविटी वाला। ठीक है, तो ये तुम्हें बोर्ड को पास करने के लिए टॉपिक है। ये एक एक दिन में भी ज़्यादा होते हैं इनके लिए, है ना। इसी को तुम नंबर ऑफ चैप्टर कहते हो, ये बाकी है, ये बाकी है, तो काउंट, इसको एक चैप्टर काउंट करना भी मूर्खता है। उसके बाद एटॉमिक फिजिक्स हो गया, न्यूक्लियर फिजिक्स हो गया जो कि केमिस्ट्री में आता है, ये खत्म हो गया। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स आ जाता है, सेमीकंडक्टर, है ना। इलेक्ट्रॉनिक्स एकदम थ्योरेटिकल टॉपिक है, इलेक्ट्रॉनिक्स के बेसिक। इलेक्ट्रॉनिक्स भी तुम्हारा एकदम जीरो लेवल पे पढ़ाया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब अगर जिसने कंप्यूटर पढ़ा उसको तो इतना पता ही होगा, लॉजिक गेट्स वगैरह, बेसिक लॉजिक गेट है, एंड गेट, नॉट गेट। तो मतलब ये थ्योरेटिकल चैप्टर है, ये समझ करो तुम बोर्ड पास हो जाओ इसलिए चैप्टर दिए गए हैं। इसके बिना जो है, जो डफर बच्चे वो बोर्ड पास नहीं कर पाते हैं, है ना। ये बोर्ड पास करने वाले टॉपिक है, तो मतलब बोर्ड में पास करने के लिए। और एक आखिरी में कम्युनिकेशन जो बाद में ऐड कर दिया गया, मतलब कम्युनिकेशन सिस्टम, है ना। कम्युनिकेशन सिस्टम, CS कम्युनिकेशन सिस्टम, ये मैं पूरा नहीं लिख रहा फालतू में। कम्युनिकेशन सिस्टम है वही रेडार, ये सब जो मॉडर्न मोबाइल, ये सब आते हैं। तो ये भी प्योर थ्योरेटिकल चैप्टर है। तो ये तो JEE एडवांस में है भी नहीं, है ना, मेंस में तो आता है। तो ये सब मैं लिख देता हूँ, ये थ्योरेटिकल चैप्टर है। T फॉर थ्योरी, बोर्ड पास करने के लिए, बोर्ड के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बोर्ड मतलब थ्योरी, बोर्ड मतलब थ्योरी। सर नाम क्या है? ये कम्युनिकेशन मेथड्स, कम्युनिकेशन सिस्टम। कम्युनिकेशन देख लेना ना बुक में, कम्युनिकेशन सिस्टम आखिरी चैप्टर होगा, कम्युनिकेशन सिस्टम। ये पहले नहीं था, ये अभी ऐड किया गया जब कम्युनिकेशन, ये मोबाइल है ना, मोबाइल कम्युनिकेशन, टीवी कम्युनिकेशन में क्या होता है, किस तरह से वर्क करता है, प्योर थ्योरेटिकल है। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा 12th का सिलेबस खत्म, है ना। ये हो गया 11th के चैप्टर लेके। अभी रुक जाओ, अभी पूरा, हाँ रोटेशनल मोशन, रुक जाओ ना। अभी एक्चुअली में जो मैंने डिजाइन किया है JEE नीट के लिए, इसमें कहीं भी 12th के सिलेबस में कहीं भी 11th के जो चैप्टर मैंने
स्किप किए हैं वो नहीं लगे हैं, है ना। ये 12th का सिलेबस हो गया पूरा। तो ये करीब समझ लो 2 या 3 महीने में, 3 महीने बाद हम यहाँ तक पहुँच जाएंगे। 3 मंथ मतलब फरवरी समझ लो, जैन फेब के आसपास है। अब शुरू करेंगे 11th के जो सबसे खतरनाक वाले चैप्टर है, एडवांस वाले चैप्टर है, जिनका 12th में कोई एप्लीकेशन नहीं होगा। ठीक है, ये तुम्हारा 12th का सिलेबस खत्म हो गया, 12th की सारी चीजें खत्म हो गई। ये आखिरी बोर्ड वाले टॉपिक भी थोड़े बहुत देख लिए, वैसे तो लास्ट में देखने पड़ेंगे। यहाँ तक तुम्हारा 12th खत्म है, फेब तक समझ लो, मैक्सिमम जनवरी फरवरी चलेगा मैक्सिमम, है ना, खत्म। उसके बाद असली पढ़ाई शुरू होती है। जो टॉपिक हैं, बढ़िया टॉपिक है, जेई एडवांस वाले टॉपिक है। जेई एडवांस मतलब यहाँ पे जेई एडवांस के क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन कराने हैं, पूरे पूरे टॉपिक हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया टॉपिक, खतरनाक वाले टॉपिक। स्कूल खुल जाएंगे ना? हाँ, क्या कह रहा हूँ? तब तक तो स्कूल खुल जाएंगे। हाँ, तब तक तो स्कूल खुल जाएंगे, मगर इसमें खाली ये ऐसे टॉपिक, एक्चुअली में ये जो टॉपिक्स है ना, ये जो एडवांस वाले टॉपिक है, ये नॉर्मली पूरा करा पाना मुश्किल काम होता है। इसमें बहुत सारे एप्लीकेशन है, तो इसमें मल्टीपल मेथड यूज करने पड़ेंगे। ठीक है, मल्टीपल मेथड, वो टेस्ट, स्कूल खुल जाएंगे तो टेस्ट और डिस्कशन, डाउट डिस्कशन तो ऐसे ही चलेगा। टेस्ट और डाउट डिस्कशन जो चल रहा है वो मेथड चेंज नहीं हुआ। स्कूल खुलेगा तो ये लेक्चर हो रहा है ना, ये स्कूल में होगा, बस इतना फर्क पड़ेगा। हाँ, बाकी टेस्ट वैसे ही होगा और डाउट डिस्कशन वैसे ही होगा, जिसमें नंबर ऑफ बच्चे काउंट नहीं करेंगे, कोई भी आता है डाउट डिस्कशन करने के लिए। और तब तक शायद डाउट डिस्कशन का पोर्शन भी थोड़ा कम हो जाए, क्योंकि मैंने जो मेथड बनाया है उसमें तुम ज्यादा कर रहे हो। जैसे थोड़ा सा अगर पार्टिसिपेट करोगे कि मैंने समझाया, तुमने सॉल्व किया, क्योंकि तुम में से रैंकर और टॉपर क्रिएट कर दिए, मतलब क्रिएट हो गए ऑब्वियसली। टेस्ट देख देख के लगता है या डिस्कशन करके लगता है कि रैंकर मिल गए, और मैं जहां पढ़ा था रैंकर होते ही होते हैं, तो रैंकर बन गए। अब उन रैंकर को पूरी क्लास के लिए यूज करना है, तो मैंने जो मैसेज बनाया है कि व्हाट्सएप पे करो और वो करो, इसीलिए तो मैं मोटिवेट करता हूँ कि प्लीज इसको सॉल्व करो, नहीं तो फिर मुझे वीडियो बनाना पड़ेगा। तो इस तरह से वो रैंकर बाकी सबकी हेल्प करने लगेंगे। एक्चुअली में जो ये बाद वाले टॉपिक है ना, प्रैक्टिस वाले ज्यादा है, मतलब ये तुम प्रैक्टिस करोगे, न्यूमेरिकल वाले ज्यादा है, प्रॉब्लम वाले ज्यादा है। थ्योरेटिकल अगर बात करेंगे तो थ्योरी तो कुछ भी नहीं है, थ्योरी तो उनको 11th में ही खत्म कर देते हैं। ठीक है, तो तब तक स्कूल खुल जाएंगे, जो भी है स्कूल खुल जाएंगे, स्कूल खुले बहुत ज्यादा, मगर स्कूल खुलेंगे तब भी दोनों मेथड तो यूज करने पड़ेंगे ना। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, डाउट का और टेस्ट का मेथड ऐसे ही रहेगा, क्योंकि टेस्ट इतने ही होंगे तभी काम चलेगा। इस बार सबसे ज्यादा टेस्ट लिए हैं, इतने टेस्ट तो पूरे साल में नहीं हो पाते जितने टेस्ट मैंने अभी तक तुम्हारे ले लिए है ना, पूरे साल में। ऑफलाइन में इतने टेस्ट, क्योंकि ऑफलाइन में टेस्ट पेपर फोटोज जीरोक्स कराओ, फिर आधे बच्चे आते आधे नहीं आते, वो सब वेस्ट जाता है, और जीरोक्स में भी पैसे लगते हैं। चलो आगे बात करते हैं। 11th के टॉपिक बाकी समझ लो। 11th फिर से शुरू होगा रिलेटिव वेलोसिटी से, है ना, रिलेटिव वेलोसिटी से। रिलेटिव वेलोसिटी वैसे तो इजी टॉपिक है, तो लेक्चर के टाइम में तो हो जाएगा। मैं टॉपिक के नंबर निकाल लूँ, ये फिर 11th में आ गया, एक सेकंड, और यूज शॉर्ट हैंड सिंबल। तो ये 11th का हो गया, 15 के बाद 16 लेता हूँ, 16 कर दो। तो 16 इज रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, टॉपिक का नाम है रिलेटिव वेलोसिटी। इसके बेसिक छोटे फॉर्मूला बेस्ड तो क्वेश्चन नीट में भी आते हैं, बहुत हल्के फुल्के क्वेश्चन नीट में तो बहुत हल्के फुल्के आते हैं, मगर ये टॉपिक प्रॉब्लम के हिसाब से बहुत लंबा हो सकता है। तो इसमें जो डाउट सेशन वाले क्वेश्चन हैं वो बहुत लंबे होंगे, है ना। इसमें क्या क्या रिवाइज होगा? मोशन पूरा रिवाइज होगा, रिलेटिव वेलोसिटी क्वेश्चन करोगे तो मोशन रिवाइज होगा। हाँ, मोशन रिवाइज होगा, यस। मोशन वेक्टर तो रिवाइज होगा, वेक्टर तो हर जगह खैर रिवाइज होगा। मोशन पूरा रिवाइज होगा, 2D मोशन, 1D मोशन। तो इसके साथ रिवीजन भी चलेगा। रिलेटिव वेलोसिटी बिना मोशन के तुम्हें समझ नहीं आ सकता, तो अच्छे क्वेश्चन लाने तो मोशन इंक्लूड करना पड़ेगा। मोशन इंक्लूड करके अच्छे क्वेश्चन आएंगे। बाकी नीट लेवल में तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन कुछ आते हैं, वो तो बहुत आसान है। ठीक है, वो तो 11th में जब करते हैं तो लोग उतना ही कर पाते हैं, तो समझते हैं टॉपिक आसान है, मगर टॉपिक बहुत अच्छा है। 17 टॉपिक है कंस्ट्रेंट इक्वेशन, है ना। कंस्ट्रेंट, सी का मतलब लिख लेना कंस्ट्रेंट इक्वेशन, कंस्ट्रेंट लिख देता, कंस्ट्रेंट किसी उधर भी है ना, कंस्ट्रेंट इक्वेशन, कंस्ट्रेंट करके टॉपिक ले लो। एक्चुअली में ये टॉपिक सिर्फ एडवांस के लिए है, कंस्ट्रेंट टॉपिक। मेंस में तो इसके क्वेश्चन नहीं आते, थोड़ा सा वास्ट भी है, अलग अलग तरह के कंस्ट्रेंट है। ये टॉपिक जब होगा तो अपने साथ लॉज ऑफ मोशन को पूरा रिवाइज करेगा, लॉज ऑफ मोशन को रिवाइज करेगा, मतलब बिना लॉज ऑफ मोशन के नहीं आ सकता। रिलेटिव वेलोसिटी मतलब ये टॉपिक होगा, मोशन रिवाइज होगा। सुनना ध्यान से कैसे होगा, अब जब आगे होगा तो मतलब इसीलिए ये चीज अभी समझा रहा हूं कि सचमुच में ये ऐसे रिवीजन होता है। रिवीजन ऐसे नहीं होता कि फिर से मैंने 1 डायमेंशन शुरू कर दिया,
है ना, तो उसके कंसेप्ट लगेंगे। तो कंस्ट्रेंट जब पढ़ोगे तो लॉज ऑफ मोशन रिवाइज होगा, रिलेटिव वेलोसिटी के कंसेप्ट भी थोड़े लग जाएंगे इसमें कंस्ट्रेंट में। ये टॉपिक हो गया एक्चुअली में। फ्रिक्शन भी नहीं लगेगा? हाँ, फ्रिक्शन फ्रिक्शन लॉज ऑफ मोशन में फ्रिक्शन इंक्लूड होता है ना। लॉज ऑफ मोशन की बात करें, फ्रिक्शन अलग टॉपिक नहीं है, वो लॉज ऑफ मोशन की क्वेश्चन समझ लो। जब मैं लॉज ऑफ मोशन कह रहा हूँ ना, तो फ्रिक्शन उसमें इंक्लूड कर दो। वो तो नाम के लिए अलग चैप्टर लिया है, तो फ्रिक्शन को इंक्लूड कर दो। वो इसलिए अलग लिया कि थोड़ा सा थ्योरी अलग है, मगर लॉज ऑफ मोशन के साथ उसको इंक्लूड करो। अब ये टॉपिक जो है, मतलब ये टॉपिक तो खैर किसी सिर्फ एडवांस के काम का है, तो मगर ये चलेंगे। और ऑब्वियसली फिर ये टॉपिक बहुत अच्छे बच्चों के लिए काम के रह जाएगा, है ना। 16, 17, 18 ऑब्वियसली फिर 11th क्लास का तो उसी के काम आएगा जो मेंस और एडवांस की तैयारी कर रहा है, वरना 11th पढ़ेगा कौन। 12th में जब आने वाला नहीं है 11th का, तो 11th पढ़ेगा ही कौन। ज़्यादातर बच्चे तो 12th का खत्म करके चलो अब बोर्ड ही पास हो जाए। लास्ट में ऐसा लगता है ना, कुछ ऐसे बच्चे जब बहुत सारे बच्चे ना शुरू करते हैं तो ऐसा लगता है कि वो मतलब पता नहीं क्या साइंटिस्ट बन जाएंगे, ये बन जाएंगे, मगर धीरे धीरे फिर जो है अगर नहीं करते काम ना, वर्क नहीं करते, तो फिर आखिरी में सोचते हैं कि बोर्ड ही पास कर जाए, वही बहुत है। ये है, ठीक है, वो होता है। मगर वर्क नहीं करोगे तो ऐसे ही होगा ना, क्योंकि खाली सोचने से थोड़ी ना होगा, तुम्हें उसके लिए टाइम डिवोट करना पड़ेगा, डेली वर्क करना पड़ेगा, तब तुम अचीव कर पाओगे, है ना। तुमने सोच लिया कि ये करना, उससे तो कुछ नहीं होगा। ऐसा तो कोई भी कुछ भी सोच ले। खैर, तो ये कांस्टेंट हो गया, ये हो गया। उसके बाद एक बहुत मजेदार टॉपिक होगा स्यूडो फोर्स। वैसे ये मेंस में भी था, स्यूडो फोर्स। स्यूडो फोर्स, इसमें पूरा लॉज ऑफ मोशन भी रिवाइज होता है। बहुत साइकोलॉजिकली अरेंज किया, समझना। मतलब एक टॉपिक, मतलब स्यूडो फोर्स ऐसा टॉपिक नहीं कि स्यूडो फोर्स मैंने पढ़ाया उससे हो गया। वो लॉज ऑफ मोशन को इंक्लूड करेगा, वो रिलेटिव वेलोसिटी को इंक्लूड करेगा, इसीलिए इसको मार्क पे लिया। रिलेटिव वेलोसिटी के बिना रिलेटिव वेलोसिटी के स्यूडो फोर्स समझ में नहीं आएगा, तो इससे पहले ये आना चाहिए, ठीक है। तो लॉज ऑफ मोशन और स्यूडो फोर्स और कंस्ट्रेंट, है ना, इसमें कंस्ट्रेंट भी इंक्लूड कर सकते हो, तो इसके सवाल भी, तो सब मिक्स करके सवाल बनते हैं। तो जब कोई सवाल आता है ना जेईई नीट में, तो कई कंसेप्ट मिक्स करके आता है, तो ये स्यूडो फोर्स का टॉपिक हो जाएगा। और उसके बाद 18, 19 टॉपिक हो गया। वर्क एनर्जी तो आता है। उसके बाद हम जो टॉपिक लेंगे वो सिस्टम ऑफ पार्टिकल के नाम से लेंगे। सिस्टम ऑफ पार्टिकल मतलब मल्टीपल पार्टिकल सिस्टम, मैनी पार्टिकल सिस्टम। एक बड़ा टॉपिक है ये, मैनी, सबसे डिफिकल्ट टॉपिक कह सकते हो, मैनी पार्टिकल सिस्टम, क्योंकि अभी तक सिंगल पार्टिकल थे, अब मैनी पार्टिकल सिस्टम। मैनी पार्टिकल सिस्टम, मैनी पार्टिकल सिस्टम, पार्टिकल सिस्टम। फिजिक्स है, ढंग से सिलेबस है, ये नहीं केमिस्ट्री में तो कुछ भी नहीं, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कुछ हो गया। केमिस्ट्री याद रहो, केमिस्ट्री पढ़ने की इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, वो ज़्यादा, ऑर्गेनिक में थोड़े से 4 चैप्टर पढ़ने हैं, इनऑर्गेनिक में बिल्कुल पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी पढ़ा कोई फायदा नहीं होगा। मैनी पार्टिकल सिस्टम में क्या आ जाएगा, समझ रहे हो, नाम से ही क्लियर होगा, 2 से ज़्यादा पार्टिकल होंगे, तो कोलिजन होगा तो 2 पार्टिकल चाहिए, इसमें कोलिजन होगा। कोलिजन के भी बहुत अच्छे सवाल होते हैं, है ना। रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन, कोलिजन, रोटेशनल मोशन, ठीक है, तो कह सकते हो कोलिजन, रोटेशनल मोशन। और सेंटर ऑफ मास करके भी टॉपिक आता है, सेंटर ऑफ मास, ये सब टॉपिक्स है। सेंटर ऑफ मास, COM लिखने की जरूरत है, रिजिड बॉडी डायनामिक्स होगा ना? हाँ, रिजिड बॉडी डायनामिक्स, हाँ वो कहते हैं, मगर सबसे मेजर ये रिजिड बॉडी डायनामिक्स कभी कभी रोटेशनल मैकेनिक्स को कहते हैं। रोटेशनल मैकेनिक्स को रिजिड बॉडी डायनामिक्स कहते हैं, है ना, क्योंकि इसमें बॉडी रिजिड होती है। तो सबसे बढ़िया नाम है मैनी पार्टिकल सिस्टम, इसमें कोलिजन, रोटेशनल मैकेनिक्स, रिजिड बॉडी डायनामिक्स भी इसको कहते हो, और ये सब आता है। ये अपने साथ सब कुछ रिवाइज करेगा, ये रिवाइज करेगा, मोशन रिवाइज करेगा, मतलब अपने साथ सारे कंसेप्ट लगेंगे। ये सब नहीं आता तो ये आएगा नहीं। लॉज ऑफ मोशन, इसीलिए डिफिकल्ट है। वर्क एंड एनर्जी, सब मिक्स हो जाएगा, सब कंसेप्ट लगेंगे, है ना। वर्क एनर्जी, रिलेटिव वेलोसिटी, है ना, सब कुछ लगा सकते हो इसमें, है ना। रिलेटिव वेलोसिटी, स्यूडो फोर्स, सब ऊपर वाला स्यूडो फोर्स। एडवांस में तो इसीलिए इससे एडवांस के क्वेश्चन भी आएंगे, क्योंकि सबको अगर सब कुछ पूछना है अगर एडवांस को, तो इस टॉपिक से क्वेश्चन देगा, उसमें पूरा सब कुछ पूछ सकता है। पूरी फिजिक्स हो गई मैनी पार्टिकल सिस्टम, पूरी फिजिक्स हो गई, और प्लस इसके एक्स्ट्रा कंसेप्ट और है। ये नहीं कि इतना इसकी जरूरत है, बाद में फिर इसके भी अपने कंसेप्ट हैं, इसमें अलग अलग कंसेप्ट आएंगे। जैसे सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट है, जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कंसेप्ट है ना।
मगर इसमें ये जो चैप्टर है बहुत सारे छोटी छोटी चीजें भी हैं। जेई नीट में छोटी छोटी चीजों पे क्वेश्चन आते हैं एलिमेंट्री, मगर ये टॉपिक बहुत अच्छा है, बहुत आगे तक जा सकता है। तो ये एडवांस के लिए हम लोग डिस्कस करते हैं, मगर क्लास का पैटर्न वही रहेगा। क्लास का पैटर्न अब तक तुम समझ गए होगे, और मैंने पैटर्न पहले से बना दिया। 7-2 हो गया, एक मिनट रुक जाओ बस, अटेंडेंस कल एक साथ दे देना उसकी, है ना। तो मैं 2 मिनट में इसको खत्म करता हूँ, मुझे लगा था टॉपिक 2-3 मिनट और लग गया। अटेंडेंस आज की और कल की एक साथ ले लेंगे। तुम लोग वैसे सच बोलोगे, झूठ कोई बोलेगा नहीं, बता देना, देख लेना कौन है कौन नहीं है एक बार, ठीक है। मैं इसको खत्म करता हूँ, बस आखिरी में है। तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे एडवांस के, और इसमें इसके भी छोटे छोटे कंसेप्ट है, इसके भी छोटे छोटे कंसेप्ट है। अच्छा, तो मैनी पार्टिकल सिस्टम हो गया। हाँ, ये मेरी पता नहीं क्या, मैं थॉट लेता हूँ, इतने सारे थॉट्स एक साथ आते हैं ना, एक थॉट्स के बोलता तो दूसरा वाला स्किप कर जाता है। ये आजकल बहुत हो गया, खैर जाने दो, मल्टीपल थॉट हो तो ऐसा ही होता है। नाउ इसमें मैनी पार्टिकल सिस्टम, कोलिजन, रोटेशनल मैकेनिक्स, हाँ पढ़ाने का पैटर्न ऐसा ही होगा। यानी पढ़ाने का जो रेगुलर क्लास होगी, जो हम रेगुलर क्लास करेंगे, जैसे ये जो शाम वाली क्लास मैं करा रहा हूँ, ये रेगुलर क्लास में आती है। ये क्लास स्कूल में होगी, है ना, ये क्लास स्कूल में होगी। मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा जेई नीट वगैरह, जो बेसिक बेसिक क्वेश्चन है, और मतलब कंसेप्ट पूरा बताऊंगा। जैसे जो शाम की 7 बजे की 6 बजे की क्लास है, 5:45 की जो क्लास है, वो स्कूल में, अगर स्कूल खुलेंगे तो स्कूल में होगी। मगर जो टेस्ट और डाउट की क्लास है वो अलग से होगी, है ना, वो अलग से होगी। और वो ऑब्वियसली थोड़े से बच्चों के लिए होगी जो एडवांस में इंटरेस्टेड है, कम बच्चों के लिए होगी, क्योंकि उसमें टाइम का कोई लिमिटेशन नहीं है। पता लगा स्कूल की क्लास लिए, एक सवाल लिया, उसी में टाइम निकल गया पूरा। तो इसके ये जो मतलब बेसिकली अगर एडवांस की बात करते हैं, जेई एडवांस की बात करते हैं, तो फिर टाइम की लिमिटेशन नहीं कर सकते, इवन मेंस में भी, प्रॉब्लम में भी, है ना। मगर धीरे धीरे तुम्हें टाइम कम लगने लगेगा, क्योंकि तुम एक्सपर्ट होते जाओगे। तो तुम जैसे आज का तुम बात समझ गए, मैंने देखो पूरे सॉल्व भी नहीं किए क्वेश्चन, पहले मैं क्वेश्चन पूरे सॉल्व करता था, अब आज तो तुम ही ने सॉल्व किए, और मैंने कुछ क्वेश्चन में तुम्हें आइडिया बताए। अब तुम करो, उसको सॉल्व करो, पोस्ट करो, अभी बहुत टाइम है तुम्हारे पास। अगर नहीं आता तो मैं वीडियो बना दूंगा, अल्टीमेटली बना दूंगा, जैसे वो एक्सपोनेंशियल वाले का बनाया था। मगर तुम्हें फायदा तभी होगा जब तुम सॉल्व करोगे, है ना, तुम्हें फायदा तभी होगा जब तुम सॉल्व करोगे कंसेप्ट। इसलिए टॉपर की ये हैबिट होती है ना। टॉपर के साथ जो बच्चे काम करते हैं, जो टीचर, वो थोड़े से मतलब उनकी एक्सपर्टाइज कम हो जाती है, क्योंकि टॉपर्स खाली आइडिया पूछते हैं। मेरे पास जो टॉपर आता था उसकी हैबिट थी कि सर पूरा सॉल्व करो, बताओ इसमें आइडिया क्या लगेगा, कंसेप्ट क्या लगेगा। तो जब उसको कंसेप्ट नहीं आता था, वो सिर्फ कंसेप्ट पूछ के चला जाता था, और वो कंसेप्ट बता दिया। वही मैं तुम्हारे साथ कर रहा हूँ कि ये कंसेप्ट बता दिया, अब ऐसे करो। मतलब फिजिक्स के बड़े बड़े क्वेश्चन भी ओरली सॉल्व होते हैं, मैं ओरली सॉल्व करूंगा कि ये कर लेना, ये कर लेना, तुम लगाओगे और दिखाओगे। और अब तो तुम बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं तो पूरा पूरा जो मैं बोलता हूँ वही लगा देते हैं, है ना। तो ऐसा अगर एक भी बच्चा हो तो फिर बहुत अच्छा होता है। तो अभी तो तुम्हारे पास मल्टीपल बच्चे हो गए। खैर मैं इसको फिनिश करता हुआ ना रह जाएगा। मैनी पार्टिकल सिस्टम हो गया। 20th टॉपिक है, 5 मिनट और चाहिए, टॉपिक डिस्ट्रीब्यूशन बताने में पूरा टाइम, ठीक है। 5वां टॉपिक है फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत क्वेश्चन आते हैं जेई मेंस में, एडवांस में। फ्लूइड मैकेनिक्स में प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर भी आता है, मैं पूरा एक साथ बता, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, फ्लूइड मैकेनिक्स प्लस प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, है ना, प्लस प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ये फ्लूइड मैकेनिक्स ही कर लो ना, सब एक साथ इंक्लूड कर लो फ्लूइड मैकेनिक्स, उसमें सब आ जाता है। तो ये हो गया फ्लूइड मैकेनिक्स, ये 11th का बचा हुआ पोर्शन था, ठीक है। और 11th में कुछ नहीं बचा है। हाँ, एक टॉपिक और है जिसको मैं कहीं भी डाल सकता हूं, जिसका किसी से कोई रिलेशन नहीं है, आखिरी में बचा, जो केमिस्ट्री और फिजिक्स में कॉमन है, वो मैं, हाँ है कौन सा, थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। तो वो मैं स्टार लगा के किसी सीक्वेंस में नहीं लिख रहा, उसको जब कहोगे तब पढ़ा दूंगा। 11th का सबसे आसान चैप्टर यही है, हीट एंड थर्मो, सबसे आसान है, हीट एंड थर्मो कर देता हूँ। इसमें कैलोरीमेट्री वगैरह भी आता है, थोड़ी बहुत चीज आती है, मतलब हीट एंड थर्मो करके 4-5 चैप्टर है इसमें, हीट एंड थर्मो, हाँ कैलोरीमेट्री है, थर्मल एक्सपेंशन है। मगर 11th का सबसे आसान चैप्टर इसे कह सकते हो। इसका थोड़ा सा पार्ट केमिस्ट्री में भी है, हीट एंड थर्मो सबसे आसान है, और इसके क्वेश्चन भी जेई नीट में आते हैं तो बहुत स्कोरिंग होते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, सबसे आसान माना जाता है। और जेई नीट में भी इसके क्वेश्चन सबसे ज्यादा आसान होते हैं। हाँ स्पीकअप, हाँ सर फ्लूइड मैकेनिक्स के क्वेश्चन, फ्लूइड मैकेनिक्स के क्या पूछ रहे हो, फिर से पूछो। फ्लूइड मैकेनिक्स कैसा टॉपिक है? क्वेश्चन नीट में आते हैं क्या?
अरे फ्लूइड मैकेनिक्स बहुत आते हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स से, फ्लूइड मैकेनिक्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। मगर नीट में जो आते हैं वो बेसिक वाले आते हैं। एक्चुअली में ये जो टॉपिक मैंने लास्ट में लिए है ना, इसमें बेसिक कंसेप्ट भी है, मगर ये एडवांस में बहुत दूर तक जाता है। ये सारे टॉपिक नीट में आते हैं, सब टॉपिक के क्वेश्चन नीट में आते हैं, मगर नीट में बहुत एलिमेंट्री लेवल है। तो ये जब शाम की क्लास में एलिमेंट्री चीजें नीट में, जैसे छोटे छोटे क्वेश्चन कराए ना, नीट में आते हैं सब, है ना, मगर ये मेंस में एडवांस में काफी ऊपर तक जाते हैं। ये पैटर्न यही रेफरेंस समझ लो, पैटर्न यही रहेगा। शाम की जो क्लास होगी या स्कूल की क्लास होगी, उसमें बेसिक चीजें मैं बताऊंगा। बेसिक चीजें दोनों के लिए सेम है, बेसिक कंसेप्ट तो चाहे वो नीट हो चाहे सबके लिए सेम है। जो जैसे अभी चल रहा है ना रिवीजन टेस्ट में, अब एडवांस टाइप के कितने क्वेश्चन आ गए, आज ही कितने क्वेश्चन आए थे ना एडवांस टाइप के। तो ये इस तरह से मेंस टाइप के और एडवांस टाइप के वो अलग से डिस्कस होंगे, है ना। वो तो वो नीट वाले घबराए नहीं, उनको मजबूरी नहीं, मतलब एक ये जो क्लास है, मतलब ये क्लास में मुझे जिसमें एक्स्ट्रा टाइम चाहिए वो तो ऑनलाइन ही मतलब लगती रहेगी, हाइब्रिड सिस्टम हो जाएगा। और जो स्कूल का टाइम है उसमें हम लोग सिलेबस की बातें करेंगे और उसमें फिर कॉमन होगा, कंसेप्ट की बातें करेंगे। हीट एंड थर्मो सबसे ज्यादा आसान टॉपिक है, मगर इसमें भी थोड़ा बहुत मैकेनिक्स तो लगता ही है ना। फ्लूइड मैकेनिक्स में मैं थोड़ा सा और इसको बता दूं, फ्लूइड मैकेनिक्स में लॉज ऑफ मोशन रिवाइज होता है ना। फ्लूइड मैकेनिक्स में लॉज ऑफ मोशन रिवाइज होता है, हाँ लॉज ऑफ मोशन रिवाइज, थोड़ा सा मोशन भी रिवाइज होगा शायद, मोशन भी रिवाइज होता है ना, मोशन भी, वर्क एंड एनर्जी भी रिवाइज होता है, मगर मेन तो यही होता है ना। हीट एंड थर्मो सबसे आसान चैप्टर है, तो इसको कभी भी कवर कर सकते हो। हीट एंड थर्मो में वैसे तो कुछ भी नहीं लगता, थोड़ा सा वर्क का कंसेप्ट लगता है बस, वर्क एंड एनर्जी लगता है, हाँ वर्क एंड एनर्जी लगता है बस, और थोड़ा ग्राफ व्राफ के कंसेप्ट लगते हैं, और वैसे भी बहुत आसान टॉपिक है ये। चलो ये थिंग पूरा, और इस टॉपिक को हम कभी भी कर सकते हैं क्योंकि इसके लिए और कुछ नहीं चाहिए, वर्क एनर्जी तो हो ही चुका है। तो ये ग्रेविटेशन के बाकी वाले टॉपिक्स थोड़े, ग्रेविटेशन के सारे टॉपिक हो चुके हैं, ग्रेविटेशन में कुछ नहीं है। कौन सा ग्रेविटेशन में एक कौन सा, फिर से बोलो। हाँ वो एक टॉपिक रह गया, वो एक अलग से कर लेंगे, वो एक सेपरेट टॉपिक है, इलिप्टिकल ऑर्बिट। ग्रेविटेशन का एक टॉपिक है इलिप्टिकल ऑर्बिट, जिसमें इलिप्स के कंसेप्ट लगेंगे, ठीक है। उसको भी बेटर होगा तुम एडवांस में ही करो, क्योंकि उसमें इलिप्स के बहुत अच्छे कंसेप्ट लगते हैं, है ना। इलिप्टिकल ऑर्बिट ना, केपलर्स लॉ तो बहुत सिंपल है, लॉ कहोगे तो बता दूंगा, उसमें कुछ नहीं है, मगर उसको ढंग से स्टडी करोगे तो जेई एडवांस टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं। तो उसको कहीं पर एक अलग चैप्टर के नाम से दे दो, इलिप्टिकल ऑर्बिट, तो कहीं भी ले लेना, है ना। वैसे ये इलिप्टिकल ऑर्बिट, अब यहां पे थोड़ा सा तुम्हें बता दूं, इलिप्टिकल ऑर्बिट अगर तुम नीट की बात करोगे तो मैं इसको, ये टॉपिक 15 मिनट का है बस, केपलर के 3 लॉ हैं, उन पे बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं। मगर इसमें मेंस और एडवांस की बात करोगे तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन आते हैं। मतलब इलिप्टिकल ऑर्बिट पे अगर क्वेश्चन देखने जाओगे तुम, इसमें सब कुछ लग जाएगा, इसमें रोटेशनल मोशन भी लगेगा, इसमें एनर्जी, वर्क एंड एनर्जी भी लगेगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आते हैं, बहुत बढ़िया। इलिप्टिकल ऑर्बिट की इक्वेशन लगेगी, इलिप्स के फॉर्मूले लगेंगे, इलिप्टिकल ऑर्बिट की जो और अच्छे क्वेश्चन देखोगे तो एक पैरामेट्रिक फॉर्म में इक्वेशन, इलिप्स की एक इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर वाली, वो वाली इक्वेशन, एक आर और थीटा के टर्म वाली इक्वेशन होती है इलिप्स की, जो जनरल बढ़िया वाली इक्वेशन होती है, पैरामेट्रिक फॉर्म वाली इक्वेशन। मतलब एडवांस में तो कहीं तक भी जा सकते हो, मतलब बहुत बढ़िया टॉपिक है इलिप्टिकल ऑर्बिट, है ना, बहुत बढ़िया टॉपिक है। मगर नीट की बात करें तो जो स्कूल की क्लास होगी उसमें नीट लेवल का बता दूंगा, और एडवांस लेवल के लिए देखो मैं बताऊं, फिर से आखिरी माइंड अप करता हूं, जेई एडवांस और मेंस तक, तो मेंस में थोड़ा सा, जेई एडवांस में कोई लिमिट नहीं है, मतलब बहुत नॉलेज चाहिए फिजिक्स में। मतलब अगर पूरी नॉलेज गेन करने की बात करें तो शायद पॉसिबल ना हो पाए, बस तुम ये करते हो कि मैक्सिमम नॉलेज गेन करने की कोशिश करो, मैक्सिमम। इसलिए फिजिक्स का पेपर कोई, जैसे जेई एडवांस का कोई भी बच्चा 100% सॉल्व कर ही नहीं सकता, 30%, 40%, 50% में बहुत अच्छी रैंक आती है, 30-40% में, तो वो सचमुच में डिफिकल्ट होता है। और जिस दिन जेई एडवांस का पेपर किसी ने 100% सॉल्व कर दिया, उस दिन समझ लो जेई की रेपुटेशन बेकार हो जाएगी, नीट की तरह हो जाएगी। तो वो रेपुटेशन है कि मतलब ऐसे क्वेश्चन देंगे कि जिसको परफेक्शन पॉसिबल नहीं है। तो अगर तुम जेई एडवांस का पेपर 30-40% कर लेते हो तो तुम सिलेक्शन में बढ़िया रैंक है, 30-40% ये है। तो ऑब्वियसली तुम्हारे परसेंटेज जेई एडवांस में बढ़ती जाएगी जितना तुम प्रैक्टिस करोगे, है ना। तो हर टॉपिक पे प्रैक्टिस बेस्ड बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। तो इलिप्टिकल ऑर्बिट में वैसे नीट का तो कुछ भी नहीं है, मुश्किल से आधे घंटे में खत्म हो जाएगा। मगर अगर हम एडवांस की बात करें तो इट विल टेक
अनलिमिटेड, मतलब 5-6 घंटे, क्वेश्चंस पे डिपेंड करता है। खैर बाद में कम टाइम इसलिए भी लगेगा क्योंकि तुम क्वेश्चन लगाने में एफिशिएंट हो जाओगे, है ना, तो तुमको सारा काम तुम खुद ही करोगे, मतलब तुम्हें ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। चलो बहुत हो गया है ना। अटेंडेंस आज की मैं कल लूंगा क्योंकि आज बहुत टाइम ले लिया मैंने, तो आज और कल की दोनों की एक साथ लगवा देना, है ना।